हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संघी संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। संघी संरचना क्या है? संघ का मतलब होता है साथ होना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। राज्यों का एक साथ होना ही भारत है, यानी राज्यों का समूह ही भारत है। अब इस समूह की संरचना कैसे हुई है, समूह की संरचना का स्वरूप क्या है, इसको अगर देखे जाए तो जो समूह की जो संरचना है वो इसलिए हो पाई है क्योंकि भारत की संप्रभुता केंद्र के पास है, यानी सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। परंतु केंद्र क्या किया है? अपने ही शक्तियों का विभाजन किया है, यानी विकेंद्रीकरण। यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण में भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भारत में पाई जाती है। ऐसी संघी संरचना है, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होने के बावजूद भी, सत्ता को विभिन्न स्तरों पर बांटे जाने के बावजूद भी सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास निहित है। कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। ऐसी ही संघी संरचना है। जैसे संसद है, केंद्र स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है और स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार बाद में आई, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1959 में बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत का गठन हुआ। यानी स्थानीय शासन ग्राम पंचायत हो गई, उसके ऊपर राज्य का शासन है, उसके ऊपर क्या है? केंद्र का शासन है। परंतु स्थानीय शासन से ज़्यादा स्थानीय शासन पर संपूर्ण रूप से निर्णय राज्य सरकार लेती है, और राज्य सरकार की अगर कोई समस्या आती है तो उस पर सर्वोच्च शक्ति संसद निर्णय लेती है। इस प्रकार से देखा जाए तो संसद स्थानीय तौर पर और राज्य तौर पर दोनों पर क्या है? अधिक संप्रभु है, यानी सब पर संप्रभुता रखती है, सब पर अपनी शक्ति रखती है। अगर इस दूसरे ढंग से भी देखा जाए तो जो संसद का गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81, राष्ट्रपति का 52, यानी संसद का जो गठन होता है, जो केंद्र सरकार का गठन होता है, वो संसद के अंतर्गत होता है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा होती है उसमें राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और जो लोकसभा होती है उसमें संसद का जो प्रतिनिधि होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सभी क्षेत्रों से चुन के आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, संसद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं वह राज्यों से ही आते हैं, स्थानीय तौर से ही आते हैं। इस प्रकार से सर्वोच्च शक्ति केंद्र के पास निहित होती है, यानी सत्ता का केंद्रीकरण होने के बावजूद भी विकेंद्रीकरण होना क्या कहलाता है? संघी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? संघी संरचना कहलाती है। अब हम इसकी संघी संरचना की अगर हम विशेषता की बात करें, संघात्मक एवं एकात्मक। संघात्मक मतलब ये हुआ कि कई राज्य मिलते हैं, इसलिए इसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि सभी राज्यों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं कि नहीं? इसमें भी भाग लेते हैं। लोकसभा के में भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होते हैं, लोकसभा में प्रत्यक्ष होते हैं, बस इतना ही है। तो हम कहने का मतलब सभी राज्यों के प्रतिनिधि एक साथ भाग लेते हैं, इसलिए संघात्मक बोलते हैं। एकात्मक इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि सर्वोच्च शक्ति केंद्र में निहित होती है। जैसा मैंने बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने के बावजूद भी जो एक संसद जो है सर्वोच्च होगी, इसलिए एकात्मक भी कहते हैं। अगर दूसरी विशेषता हम लोग देखें, संविधान की सर्वोच्चता, इसमें जो है कोई भी स्थिति हो, इसमें संविधान को क्या माना जाता है? सर्वोच्च माना जाता है। और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना या संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। यानी किसी भी परिस्थिति में, चाहे संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे स्थानीय हो, वह संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। संविधान के अनुसार ही शासन करना होगा। तीसरा अगर देखें, लिखित एवं निर्मित संविधान। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत की, वह निर्मित यानी लोगों द्वारा बनाया गया है, जब भारत के जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया, और 1946 ईस्वी में गठन करके 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार किया गया संविधान को, और उस संविधान को लिखित भी रखा, लिखित कर दिया गया। अलिखित नहीं है संविधान भारत का, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, वो भी लिखित सबसे बड़ा संविधान भारत का है। यानी
जो संघीय संरचना होती है, उस जो संविधान होता है वह निर्मित किया जाता है, यानी बनाया जाता है। बनाने के साथ साथ उसको लिखा भी जाता है, जिसके तहत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार अपना कार्य करती हैं। आगे चलते हैं। अगर मूल अधिकार की बात किया जाए तो मूल अधिकार का वे अधिकार जिसमें सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त है, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्तित्व का कोई अमानवीय या हनन न हो। पांचवा अगर देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद जो है, संविधान जो है राज्यों को निर्देश दिया है 36 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कि किन मापदंडों या किन निर्देशों के तहत राज्य सरकारें अपना कार्य करें। यह जो है संघीय, ताकि जो है जो सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास होते हुए सभी लोग एक साथ हो सके, यानी समानता के साथ एकता का भाव पूरे भारत में आ सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो संसद जो है, संविधान जो है राज्य सरकारों को शासन करने के लिए एक निर्देश दिया है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित किया गया है, जिसके आधार पर राज्य सरकारें अपना कार्य करती हैं। और या राज्य सरकारों का मूल्यांकन आप आराम से कर सकते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी है। अगर बात करें छठी विशेषता की, लचीला एवं कठोर। भारतीय जो संविधान है वह लचीला, यानी आवश्यकता समस्या इत्यादि को देखते हुए अगर परिवर्तन संविधान में बदलना है तो लोकसभा के माध्यम से राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा के बाद सीधा राष्ट्रपति से पास होकर के संविधान नियम बदल जाते हैं, यानी लचीला भी है, इसको बदलना कठिन सरल है। परंतु अगर उसके किसी मूल ढांचे में परिवर्तित करना है तो बहुत कठिन है, नहीं जल्दी परिवर्तित होता। यानी संविधान भारतीय संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान का जो स्वरूप है वो लचीला भी है और कठोर भी है, क्योंकि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर संघात्मक शासन व्यवस्था की बात किया जाए तो संघात्मक संरचना के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता को सर्वोपरि रखा गया, क्योंकि किसी धर्म के आधार पर हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे, किसी धर्म के साथ भेदभाव किए बिना हम निर्णय लेंगे। यही कारण है कि सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, यानी धार्मिक भी संघात्मक संरचना भारतीय संविधान में देखी जाती है। अगर और बात करें हम आगे अगली विशेषता की बात करें तो संघीय संरचना को सुदृढ़ व्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है, जिसमें जो है केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार उन विषयों पर अपना कार्य करती है, राज्य सूची में राज्य सरकारें अपना कार्य करती है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकारें दोनों उस विषय पर कार्य करती है, निर्णय लेती हैं। जैसे शिक्षा है, समवर्ती सूची का विषय है, पहले राज्य सूची में था, अब समवर्ती, यानी उस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो है उस पर नियम बना सकती हैं या कोई टैक्स लगा सकती हैं। बहुत सारे टैक्स भी हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं जो समवर्ती सूची में हैं, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो स्वतंत्र रूप से केंद्रीय सूची में, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां क्रियाकलाप है जो राज्य सूची में है। इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई मतभेद या कोई किसी प्रकार के अधिकारों का हनन न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये सब अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। फिर भी कोई अगर राष्ट्रीय स्तर की समस्या आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार सभी अनुसूचियों पर अपना निर्णय ही सर्वोपरि मान के कार्य कर सकती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संघात्मक साथ होने के बाद भी एक हैं और सत्ता का विकेंद्रीकरण होते हुए भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही संघीय संरचना की प्रमुख विशेषता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। व्याख्यान समझ गए हैं तो इसको नोट्स बना